2025 का पहला इंटरव्यू है, पॉलिटिकल इंटरव्यू है, तो निश्चित रूप से लोगों का जो अपेक्षा है पॉलिटिकल रहता है। लेकिन आज हम कुछ अलग जानने का प्रयास करेंगे कि आपके विधायक कितने पढ़े लिखे हैं, कितना पॉलिटिकल नॉलेज है, क्या बैकग्राउंड है। निश्चित रूप से वो भी आप लोगों को जानने की जरूरत है और यही जानने के उद्देश्य से आज हम पहुंचे हैं ऐसे शख्स के पास जिसके पहचान की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत पुराने राजनेता रहे हैं। स्वर्गीय राजकुमार महासेठ बहुत बड़े नेताओं में से शुमार होता रहा है। उनके बेटे हैं समीर कुमार महासेठ, 2 बार लगातार विधायक बने, उससे पहले एमएलसी बन चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, काफी राजनीतिक अनुभव है। लेकिन यदि हम शुरुआत की बात करें कि यदि आप स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी के बेटा नहीं रहते तो क्या रहते? बहुत बहुत प्रणाम। आपके दर्शकों को भी आदाब, नमस्कार। आपने बहुत सही कहा कि अगर श्री राजकुमार महासेठ जी के लड़के नहीं रहते तो क्या करते। हम लोग वैश्य समाज से आते हैं, व्यापारिक समाज से आते हैं, बैका सूरी कहलाते हैं। हम लोग का पैतृक काम रहा है कि पूरे बिहार में नमक लाना। वो नमक गुजरात से आता था। गुजरात बहुत गरीब था। गुजरात में पढ़े लिखे लोग उतना नहीं थे, व्यापारी हुआ करते थे। उनके पास बेसलैंड क्या था? समुद्र। समुद्र से क्या होता था? पटवन के से खेत नहीं पटाते हैं, खेत पटा करके नमक बनता था, ओपन आता था। किसी दुकान में आप नहीं देखते होंगे कि नमक भीतर रखा जाता था। बचपन से कभी नहीं देखते होंगे। हमेशा नमक हर एक ग्लेशियर के हर एक दुकानदार बाहर रखते थे। नमक चोरी नहीं होती थी, उसी का व्यापार होता था। 15 पैसा के पोस्ट कार्ड पर पूरा एक रैक हमारे दादाजी मंगाते थे। वो व्यापार था। तो गुजरात के लोगों को मधुबनी से बहुत फायदा होता था, जिसमें महासेठ परिवार से भी बहुत फायदा था गुजरातियों को। तो ये मान के चले कि हम निश्चित तौर पे व्यापार में आगे जाते। पॉलिटिक्स में तो हम मानते थे कि वैश्य समाज का, व्यापारियों का तो पॉलिटिक्स है नहीं। व्यापार तो आपने बचपन से देखा है, तो पढ़ाई लिखाई वही चीज तो कर रहे हैं, वही चीज तो कर। हम तो बोरा पर सामने जो स्कूल है नगर पालिका स्कूल, वहाँ बोरा पे पढ़ते थे और ग्रेजुएशन भी किए। आरके कॉलेज से यहाँ पीजी में भी एडमिशन लिया। उससे पहले जीएनयू में भी थे। हम इंटरनेशनल स्टडीज में के छात्र थे। 77-79 बैच में रहता है जीएनयू का। हम कहाँ कोई, आज तो आप ऐसा प्रश्न कर दिए कि हमको बोलना पड़ रहा है। अपनी बातों को हम यही कहते थे कि आज तक कोई पूछा ही नहीं है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप पूछे। नहीं, लोगों को जानने का अधिकार है कि उनका नेता, बहुत सारे ठप्पा लग जाते हैं कि अंगूठा छाप नेता आ रहे हैं, वही बता रहे हैं। वैसे में तो जानना उन दिनों जब अच्छे अच्छे लोग नहीं पढ़ते थे, दरभंगा महाराज के भी लड़के थे, वो जो बीएचयू के प्रोडक्ट थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे पिताजी के बैचमेट थे। तो हमारे फादर भी पढ़े लिखे थे, लॉयर थे, बीएचयू के प्रोडक्ट थे, और हम भी जेएनयू तक पढ़े लिखे और कहीं ना कहीं आपके बीच हैं। तो व्यापार तो हम ये मानते हैं। पॉलिटिक्स तो हम लोग का था ही नहीं। पॉलिटिक्स तो उन लोग का है जो बड़े लोग हैं, बड़े समाज लोग। हम लोग तो व्यापारी हैं। गरीब गुरबा का क्या होता है, लेकिन व्यापारी हो गए तो मनी बिगट्स मनी। अगर नमक से पैसा कमा सकते थे, दादाजी बहुत पैसा कमाए। उस समय के इनकम टैक्स एससीसी थे। उस समय में जितने बैंक था उसमें कि नहीं, इसलिए हमारे ही बिल्डिंग में बैंक हुआ करता था, हमारे ही बिल्डिंग में सेल्स टैक्स अफसर रहते थे, हमारे ही बिल्डिंग में कि नहीं थाना प्रभारी हुआ। उस समय क्या चाहिए था? 4 ही चीज चाहिए था। नोट गिनना नहीं पड़े, मशीनें हुआ तो बोरा में लोग ठूसते थे, अब बैंक में भेज देते थे, और ड्राफ्ट बनता था, 15 दिन के बाद जाता था। तो वो गुडविल था। तो गुडविल 15 पैसा के भारत सरकार का यूज करते थे हम लोग पोस्ट कार्ड। अब 15 पैसा पर भारत सरकार का रेल विभाग हम लोग का मधुबनी तक या पूरे बिहार में हमारे नमक का मैंने रैक लगा देता था। तो वो गुडविल था। अच्छा, व्यापार और राजनीति में बड़ा अंतर भी है। दोनों में व्यापार में धन की संचय होता है, धन दिखाई देता है सामने से बहुत ज्यादा। कोई नहीं है, उस समय था, लेकिन अब सारे व्यापारी पॉलिटिशियन है। व्यापारी का हेड पॉलिटिशियन। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम सही कह रहे हैं। परिवर्तन हुआ है। पहले व्यापारियों को 2 दर्जा दिया जाता था, अब पूरा व्यापारी देश चला रहा है। कहाँ हैं आप? मोदी जी भी कहते हैं हम व्यापारी हैं। होंगे ही। हर एक व्यापार करने वाला इनडायरेक्ट पॉलिटिशियन को पालता है, पॉलिटिशियन को कि नहीं फंडिंग करता है।
बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं, किसी का नाम खुलवाइएगा हमसे, मत खुलवाइए। हम लोग उसमें से नहीं, अपना जमीन बेच के राजनीति करते हैं। फादर भी हमारे जमीन बेच के राजनीति किए और हम भी जमीन बेच के राजनीति करेंगे। जनता के बीच रहने वाले हैं, जनता के लिए, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल में ही है। फॉर द मधुबनी, ऑफ द पीपुल ऑफ मधुबनी, बाय द पीपुल ऑफ द मधुबनी के साथ हम रहने वाले हैं। बस इतनी बात है। अच्छा, जेएनयू वाले तो बड़ा अलग विचारधारा के निकल के आते हैं, जितने पॉलिटिक्स करते हैं बहुत कम ही है, एक जो है धार्मिक या कास्टिज्म की तरफ मूव करते हैं। तो ये फिर आप जो आरजेडी जब ज्वाइन की थी, इसमें कास्टिज्म का ठप्पा लगा हुआ है, तो फिर कैसे? हम लोग तो इंडिपेंडेंट हैसियत से थे ना। फादर 6 बार जीते, 4 बार इंडिपेंडेंट जीते। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आर्टी पार्टी सिलेक्ट से ऊपर, जनता के बीच का। तो बाद में उन थे, और हम भी चूंकि शुरू से ही कहीं ना कहीं हमारे टाइम में हमने फील किया कि हु इज़ द बेस्ट, तो देखते थे कि कांग्रेस और बीजेपी नेशनल पार्टी है। क्या कारण है कि रीजनल पार्टियों का उदय हुआ? निश्चित तौर पे तभी हुआ जबकि सेंट्रल कोई स्कीम बिहार को नहीं पूरा किया, तभी रीजनल पार्टी का उदय हुआ। और जब रीजनल पार्टी में हु इज़ द बेस्ट अमॉन्ग द लॉट, चूंकि जो बैकवर्ड के मसीहा हैं वो तो लालू जी हैं, जिन्होंने आवाज दिया, बोली दिया, प्रतिष्ठा दिया। वो कुछ भी रहे, हर एक आदमी जानता है कि सबसे ज्यादा आवाज देने वाले गरीबों गुरबा का लालू यादव है। तो फिर कांग्रेस ने क्या किया, जुबान को खामोश कर दिया क्या? नहीं, वो तो बहुत चीज लाए, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से उन्होंने लोगों को एजुकेट किया। नहीं, तो 2005 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उससे पहले की बात आपने लालू जी का रीजन लिया, तो 2005 से पहले का है रीजन? उससे पहले का और हम रीजन ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई सहयोग नहीं है आज़ादी में, कांग्रेस का सहयोग था। लेकिन आज तो देख लीजिए, परत खोल रहा है बीजेपी। एक दूसरे का परत ज़्यादा कहाँ, दुश्मन खोजने की जरूरत ही नहीं है, हर एक जगह दुश्मन बैठे हुए हैं। हम अपनी बात कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे जो हमको आइडियोलॉजी लगा कि वही सेम पीपुल जो पहले कांग्रेस में थे, आज सब बीजेपी चले गए हैं। फिर कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा, सब बीजेपी से लौट के फिर आ जाएंगे कांग्रेस में। कहाँ हैं आप? तो जेपी मूवमेंट में तो आप लोग भी तो बीजेपी के साथ लड़ाई लड़े थे। देखिए, जेपी मूवमेंट तो हम नहीं कहेंगे, अगर उस समय रहता तो मेरे ही घर में क्यों आग लगाया गया। निश्चित तौर पे भारत सरकार के वजह से, भारत सरकार के अगेंस्ट में था, वो कांग्रेस सरकार हो और भारत सरकार। तो हमारे यहाँ भारत सरकार का ऑफिस था, टेलीफोन एक्सचेंज था, तो लोग दौड़ गए। समीर महासेठ या महासेठ जी के चलते नहीं गए, भारत सरकार पे आक्रमण करना था, इसीलिए आक्रमण किए उस बिल्डिंग पर, इसलिए वो आग लगाए। दोनों में आइडियोलॉजी अलग है। अच्छा, अपने बड़ा पुराने राजनीतिक भी देखे हैं, चूंकि पिताजी मंत्री उस समय में रहे जिस समय में शायद आप चलना सीख रहे होंगे, उस समय के वो देता रहे हैं। तो क्या अंतर, डिफरेंस क्या देख रहे हैं? पहले की राजनीति में क्या था और अभी के राजनीति में क्या अंतर देखते हैं दोनों में? देखिए, दोनों में अगर अंतर डिफरेंस देखेंगे तो हम डेवलपमेंट से जोड़ना चाहेंगे। उस समय म्यूनिसिपैलिटी हुआ करता था, अभी नगर निगम हो गया। तो म्यूनिसिपैलिटी के टाइम में जितने लोग, शहर के लोग खुशहाल थे, साफ सफाई हर एक चीज़ों से, पानी का, आज नहीं खुश है, जबकि निगम बन गया। यही डिफरेंस है। लेकिन उस समय अगर किशोरी लाल चौक पर अगर टूटा हुआ मकान था, तो आज भी हम टूटा हुआ मकान भी देख रहे हैं 50 साल में। कोई बड़ा परिवर्तन हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, 2015 के बाद जब हम विधायक बने, तब निधि चौक से सड़क बनवा रहे हैं, तो स्टेडियम बना रहे हैं, तब फलना बना रहे हैं, बड़ा बड़ा पार्क के लिए सोच रहे हैं। कहाँ कोई सोचता था? सोचता भी नहीं था। नहीं, आपने स्टेडियम का जिक्र कर दिया है। जी। तो एंटरटेनमेंट का भी जिक्र आता है कि यहाँ पे कोई सिनेमा हॉल नहीं है। जी। और एंटरटेनमेंट था भी तो वो खत्म हो गया। तो एंटरटेनमेंट की दिशा में क्या सोच है? देखा जाए, बिजनेस व्यापार से रिलेटेड एंटरटेनमेंट भी हो गया है। हर एक के हाथ में एंटरटेनमेंट हो गया। ये जो आपका मोबाइल है वही आपके हाथ में आ गया। जब ये मोबाइल आया था ना, तो पूरे देश में बैंक ने स्ट्राइक कर दिया था। कंप्यूटर आया था तो स्ट्राइक कर दिया था, इसलिए कि आदमी को हटाया जाएगा, अब कंप्यूटर काम करेगा। पूरे बैंक का स्ट्राइक हुआ था, 3 दिन तक स्ट्राइक हुआ था पूरे देश में। तो उससे थ्रेट परसेप्शन था, नहीं समझ पाया कि इससे और आगे हम बढ़ेंगे, इसका हम यूटिलाइज करें, उससे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन कंसेप्ट को देखते हुए
उस समय आदरणीय हमारे राजीव गांधी जी जब इस चीज़ के लिए लाए तो लोगों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया, बैंकिंग सेक्टर से लेकर सब जगह। लेकिन आज देखिए सबके हाथ में टीवी है, सबके हाथ में इंटरटेनमेंट है, सबके हाथ में कर लो मुट्ठी माने दुनिया मुट्ठी में, इसका पहला स्लोगन इसका वही था। आप इसको पॉजिटिव सोच के साथ तो चलिए। मोबाइल के लिए तो एक और भी कहा जाता है ना कि मोबाइल आने के बाद लोग जो हैं अपने में जो है वो सीमित होके रह गए हैं, जबकि जब सिनेमा हॉल है तो एक सामूहिक रूप से लोग बैठते हैं, सामूहिक रूप से सिनेमा हॉल एंटरटेनमेंट क्यों नहीं चल स्कोप रहा होता है? जो आप जान रहे हैं, कोई भी चीज प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा तभी चलेगा। एक लाइन की बात है, कोई व्यापार जिसमें 2 पैसा प्रॉफिट होगा तभी चलेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? हर एक चीजों में मान के चलिए वर्क इज वर्शिप कहते हैं, उसी ढंग से बिजनेस में लोग एक तरह का बिजनेस नहीं करते हैं। लोग देखा लॉस हो रहा है तो उसको चेंज करते हैं। तो सिनेमा उद्योग जो है मधुबनी सब जगह पे लॉस का हुआ। 36 सिनेमा हॉल हुआ करता था। उससे पहले 51 यहाँ पर मैंने आपका कहने चावल का मिल हुआ करता था। उससे पहले 3 शुगर मिल हुआ करता था। सब प्रॉफिट नहीं होगा, बंद हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। जब इंडस्ट्री धीरे धीरे घट जाएंगे, मान लेते सिनेमा इंडस्ट्री खत्म हो गया, आपने कहा कि चीनी इंडस्ट्री खत्म हुआ है, बहुत सारे इंडस्ट्री खत्म हो गए, तो फिर डेवलपमेंट के लिए कहाँ सोचते हैं? कैसे डेवलपमेंट आप कर पाएंगे? आप ये मान के चलिए सिनेमा हॉल के बदले मल्टीप्लेक्स आ गया। तो मल्टीप्लेक्स भी मल्टीप्लेक्स होगा, मल्टीप्लेक्स आ रहा है। इसके बाद क्या है, जो हर एक चीज़ों में हमने क्या किया, प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए चूंकि सिनेमा का कॉस्ट का जो रील का कॉस्ट पड़ता था उतना बियर करके सिनेमा हॉल नहीं चल पाता था। आजकल तो मान लीजिए जो भी है लोड करिए, चालू हो जाइए, अपना सिनेमा देखिए मोबाइल में, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन होगा सिनेमा में जा करके पैसा खर्च करके और अपने ही घर में अपना फर्स्ट क्लास भूजा फाकिए कि जो मन करे फैमिली के साथ बैठ करके अच्छा से टीवी। अरे आजकल तो टीवी लोग नहीं देखना चाह रहा है। 70% एक ही चेहरा देखते देखते टीवी भी बंद कर दिया है। ये भी प्रॉब्लम हो गया है। 70% आप जाइएगा खाली एक चेहरा देखने के वजह से टीवी बंद कर दिया है। तो अब हम क्या करें? मधुबनी के विधायक जी कभी सिनेमा देखते हैं कि नहीं? हाँ देखते हैं। पटना में भी देखे। कौन से एक्टर आज के डेट में बढ़िया लग रहे हैं? सारे एक्टर, हम लोग भी तो एक दो नाम ही समझ लीजिए। हमारा कहना एक्टर थोड़े, अरे हम लोग अपने टाइम के एक्टर अपने रहे। जो ड्रेस पहनते थे वही ड्रेस मधुबनी के लोग में शौक होता था कि बेल बॉटम पहनना है। समीर महासेठ तो बेल बॉटम पहनता था। चूसक वाला पहनते थे। चूसक जाइए ना लिबर्टी सिनेमा, लिबर्टी में जाइए बाटा चौक पर, पूछिएगा मास्टर साहब अभी हैं, वो कहेंगे कि समीर राव का ग्रुप जब बनाता था बेल बॉटम का पैंट तो सब आता था, ऑर्डर देता था। अरे हम लोग अपने ड्रेस डिजाइनर थे मधुबनी के। लोग ये सोचते हैं कि हमेशा, चूँकि सभी लड़कियाँ भाई के शब्द उसके साथ आरके कॉलेज में पढ़ते थे, सबों का चूँकि इंडोर से लेकर आउटडोर तक दोनों के हम चैंपियन रहे। आरके कॉलेज के सूर्य स्कूल के इंडोर आउटडोर दोनों के हम चैंपियन रहे। इसलिए कोई एक तरफ कोई खेलता तब ना। हम जब दोनों के चैंपियन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन लगातार रहे हैं, स्टेट, और आज भी हम ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के भी चेयरमैन बिहार के हैं। इसलिए कोई हमसे उस पर क्या कहिएगा। हमारे बच्चे जिनको सरकार 5,000 रुपया अवार्ड देती थी, हम जब स्टार्ट किए तो 15,000 तक अवार्ड। इस बार हमारे बच्चों को 11 करोड़ और 1.5 लाख रुपया मिला, सरकारी नौकरी भी मिला। इसलिए वो नहीं, जिसको हम छुएंगे ईमानदारी से, निश्चित तौर पे जो हमको प्यार करेगा दिल से, हम जीवन भर हम चाहेंगे उससे ज़्यादा ऋण चुकता करके हम उसको प्यार करें, मोहब्बत दें, और ऋण मने नहीं कहते हैं उसके, हम खुद ही ऋणी हो जाते हैं। हमारा वो नेचर है। अच्छा, मधुबनी का डेवलपमेंट का आप बोलते हैं नित नए प्रयास करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए तो एक एग्रीकल्चर बेस्ड जो है वो भी डेवलपमेंट होना चाहिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, कहीं सुई अटक रही है। देखा जाए एग्रो की बात आपने किया है, तो एग्रो में पहले की अपने 3 चीनी मिल हुआ करता था। लोगों का एक्सपेक्टेशंस था चीनी मिल चले। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर 12 तारीख को आ रहे हैं, कहते कि बस फैक्ट्री देंगे। लेकिन उनका कहना है कि जब प्रॉफिट नहीं होगा समीर जी, हम क्यों फैक्ट्री चलाएंगे। एक लाइन में माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है हम फैक्ट्री नहीं चलाएंगे इसलिए कि प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ जब उद्योग मंत्री बने
तब एथेनॉल का हुआ, और 2007 में एथेनॉल का हमने बात उठाया था विधान परिषद में। उस समय माननीय अभी हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उठ करके कहे थे कि एथेनॉल पॉलिसी भारत सरकार जब लागी बिहार सबसे पहला आगे बढ़ेगा। समीर महासेठ का पहला क्वेश्चन था विधान परिषद में। उस समय कोई शाहनवाज जी पैदा भी नहीं हुए थे, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। 2007 में मेरा ही क्वेश्चन था, और वो कह रहे हैं कि हम लाए, तो लाए होंगे, भारत सरकार में रहे। अरे पॉलिसी लाना अलग चीज़ है, जब तक पॉलिसी नहीं होगा तो एथेनॉल कहाँ से लाइएगा। अभी भी भारत सरकार में बैठे हुए हैं, और बिहार ने पूरे देश में 11 राज्य ऐसे जहाँ हैं जहाँ एथेनॉल प्रोडक्शन नहीं हो सकता। वो कोटा दे दो ना बिहार को, और एथेनॉल फैक्ट्री खोलेगा। जहाँ पे शुगर केन से फैक्ट्री चलेगा 3 महीना, और 9 महीना जो बचा हुआ है मल्टीग्रेन से चलेगा, तो हमेशा प्रॉफिट होगा कि नहीं। आप ही बताइए, जहाँ पर 3 महीना आपको सैलरी मिले, हाँ, जहाँ सालों भर सैलरी मिले, क्या अच्छा है। अच्छा, साथ ही एक तो पॉलिटिशियन पे और भी आरोप लगे हैं, सभी पॉलिटिशियन पे, आप पे नहीं, सभी पॉलिटिशियन पे आरोप लगे हैं कि वो इंडस्ट्री को डेवलपमेंट जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं ताकि ये लेबर जोन बना रहे, और जो बाहर की फंडिंग है उनको चुनाव के टाइम में इंडस्ट्री वाले देते रहे। इसको बहुत सही, आप कहाँ गलत कर रहे हैं। इस पर तो आपको सर्वे करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, क्या कारण है, तो उसको आप अपना ठीक कर लीजिए। अगर इंडस्ट्रीज यहाँ जाएगी तो यहीं पर कि नहीं, जो अनस्किल से स्किल हुए तो उनको उतना ही पैसा यहाँ मिलेगा। अभी हमने मोतिहारी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के नाते जो काम किया, जाके देखिए, बाहर से लोग आकर के फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं। हमने तो सिर्फ एक ही चीज़ कहा था, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स दे दो मधुबनी को। बिहार में 4 जगह हमने अप्लाई किया, 4 जगह दो, बेतिया भी था, बक्सर भी था, गया भी था, माने, और चारों जगह दे दोगे तो उससे क्या होता है, टैक्स हॉलीडे देने से भारत में जितने जगह पे है, जैसे बद्धी, मुंबई, सब फैक्ट्री ओनर यहाँ बिहार में फैक्ट्री खोलते हैं। सारा लेबर जो ऑल ओवर इंडिया है यहाँ लौट आता, तो गुजरात कैसे आगे बढ़ेगा। दुश्मन तो आपका गुजरात बैठल है, गुजरात कम है। इनडायरेक्ट मोदी जी को तो नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी क्या है भाई, क्या है मोदी जी? गुजरात को टारगेट, गुजरात है कि मोदी जी है? गुजरात ने महात्मा गांधी देश है कि मोदी जी हैं? गुजरात ने तो महात्मा गांधी भी दिया ना। वही तो कह रहे हैं गुजरात। अरे गुजरात के लिए तो हम कह ही रहे ना, पहले समुद्र के वजह से नमक यहाँ आता था, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन वहाँ देख लीजिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है। मानसिकता क्या है, बेस लाइन जो चीज़ है उसके आधार पर उद्योग धंधा स्टार्ट किया, हो गया। उसके पास पावर है कि समुद्र है, आपके पास क्या है, मैन पावर बेस्ड आप सब चीज करिए ना, आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा। वही चीज जो आपने कहा कि पूरा देश चाहता है कि आप कंगाल रहें, आप हम पर आश्रित रहें, तो है ही नहीं। तो इक्वल फ्रेट के नाम से उस समय क्यों आपका माइंस मिनरल्स चला गया पूरे देश में? क्या उस समय भी लॉ होता कि बिहार में जो फैक्ट्री खुलेगा वही यहाँ का बिहार का माइंस मिनरल्स का यूज करेगा? मेरी बात समझे कि नहीं? अगर उस समय होता पूरा टाटा बिरला से लेकर के डालमिया सब यहाँ खोलता। अब क्या कर दिए, रेलवे यहाँ भी फैक्ट्री खोलिएगा तो उतने फ्रेट लगेगा, 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर खोलिएगा उन लोग के हिसाब से जो लोग चाहते हैं तो अभी उतने फ्रेट लगेगा। मेरी बात समझे? ये आपके साथ जस्टिस हुआ कि इनजस्टिस? आज लड़ाई लड़ लो बिहारी कि तुमने मेरे साथ शुरू से चूसने का प्रयास किया है और आज तक तुम चूसने का प्रयास किया है। तुम एससीजेड जल्दी से क्लियर करो, आपके चैनल पर बताइए, बिहार के सब चैनल पर दिल्ली जा करके भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ, बड़े उद्योग मंत्री के साथ, सबके साथ बैठक करके हो चुका, तो अभी नहीं आपको देरी हो रही है। अरे अब तो सब चीज कर दो, नया साल में अनाउंस कर दो, इस विधानसभा में सत्र में अनाउंस करो। अब हो गया, कितना थेथरोलॉजी 20 साल से कर रहे हो, 20 साल बीत रहा है, थेथरोलॉजी मत करो। एससीजेड चाहिए बिहार को, कौन देगा? भारत सरकार। भारत सरकार में कौन है बैठा हुआ, कौन है? आप उनसे कहिए ना कि जल्द से दो। 13 नंबर 11 नंबर तक तो आरओबी बनाइए नहीं पा रहा है, 2 एमपी बना दिया क्या? जबकि बिहार सरकार से अविश्वास प्रस्ताव लिया हुआ है समीर महासेठ का
कि 50% बिहार सरकार पैसा देगी, आप खाली ओके करिए, बनाना शुरू करिए। तब तो नहीं बना रहा। आपके साथ बिहार के साथ, मधुबनी के साथ, मिथिलांचल के साथ, इसलिए तेजस्वी जी कहे कि जब तक हम मिथिलांचल का डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनाएंगे, इसका विकास नहीं होगा। अच्छा, आपको भाजपा में कौन से ऐसे नेता हैं जो आपको पसंद है? नितिन गडकरी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह, इनमें से कौन से लगते हैं कि अच्छे नेता हैं जो बढ़िया तरीका से देश को चला सकते थे? नहीं, निश्चित तौर पर नितिन गडकरी के बारे में लोग कह रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं फ्यूचर। और जब वो मैंने अध्यक्ष थे उस समय जब बिहार आते थे तो हमेशा मिलना जुलना होता था, तो कभी ना कभी हम लोग ये फील करते थे कि नहीं, उनका सोच है काफ़ी अच्छा है, वो आडम्बर से थोड़ा दूर रहने वाले आदमी। अच्छा, कांग्रेस में प्रियंका गांधी बढ़िया लग रही है या राहुल गांधी आपको लगते हैं बढ़िया नेता है? दोनों अच्छे हैं, लेकिन प्रियंका का जो अभी नया जो आया है तो लोगों का रुझान प्रियंका जी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, काफ़ी अच्छा जा रहा है। राहुल तो राहुल है, वो तो बिहार में फॉल्ट ही जे मैंने नहीं कहते हैं, गुड पॉलिटिशियन, वेरी गुड पॉलिटिशियन, जनरस पॉलिटिशियन, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं है, माने जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, बिहार में चिराग पासवान भी बड़ा अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तेजस्वी यादव भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो कौन लगता है कि बिहार में कौन सी युवा चेहरे ऐसे हैं जो आगे चल के भविष्य से साबित हो सकते हैं? तो अभी तो दिख रहा है आगे आने वाला कि नहीं। 30 साल केवल तेजस्वी यादव जी का है, और कोई तो है नहीं, दूर दूर तक नहीं है कोई, इन लोगों में से कोई है ही नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है, अकेला तेजस्वी यादव है। न उनके सोच के साथ कोई टिकेगा, न उनके आइडियोलॉजी के साथ टिकेगा, न उनके किसी भी एक्ट में कोई ठहरने वाला है ही नहीं। बहुत मैंने अगर किसी को 10 नंबर दिया जाए तो किसी को आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक दीजिएगा, इतना का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, चुनाव अब सर पे है, चुनाव अब में आप भी निकल उतर चुके हैं, लगभग 25 में ही चुनाव होना है, तो इस बार यदि आप चुनाव जीत के जाते हैं तो पहला ऐसा काम जो कि आपको लगता है कि इस कार्यकाल में हमने नहीं कर पाए या नहीं कर पाएंगे, तो पहला ऐसा काम कौन सा करने की कोशिश करेंगे और किन मुद्दों के सहारे आप चुनाव में उतरेंगे? देखा जाए, मधुबनी विधानसभा के नाते पहला यही कहेंगे कि 10 विधानसभा में सबसे सुंदर विधानसभा मेरा मधुबनी हो जाए, हर एक क्षेत्र में, चाहे इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, और कहीं ना कहीं जो हमारा शहर का जो मुख्य 7 समस्या है उस पर मेरा थर्स्ट रहेगा। 13 नंबर 11 नंबर आरओबी बने, शहर में पूरे जो जल का जो देखते हैं जमा हो जाता है, उसके चलते किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल, राज कैनाल कंप्लीट बन जाए। तीसरा हमारा है कि कहीं ना कहीं एक सर्किट इस तरह का बन जाए पूरे शहर में, ताकि जैसे अभी देखते होंगे रामपट्टी से पंडोल सड़क अभी हमने बनाया है, कितना सुंदर भी शहर है और बाईपास की तरह यूज हो रहा है। उसी तरीके से 15 साल से 10 साल से तो हम लड़ रहे हैं कि कनकपुर से लेकर के सौराठ तक सड़क बने, सकड़ी के कनकपुर से सौराठ तक बने, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जो हमारे मन में है कि हर सूरत में जो आवश्यकता है उसमें रिंग रोड अगर सबसे पहला प्रायोरिटी हो जाएगा, पूरे शहर को रिंग रोड एक ठे मिले। जब रिंग रोड मिल जाएगा पूरे 5 किलोमीटर रेडियस और 10 किलोमीटर रेडियस में, तो सारा समस्या का निदान हो जाएगा। उसमें हमारा कनकपुर से लेकर के आ जाएगा, बोहड़ा की से जितनी सड़क है वो भी जुट जाएगा। पूरे माने मापदंड हमारा शहर का पूरे बिहार में कम से कम वो आ जाएगा, उस लाइन पे हम ले आने का प्रयास करेंगे। वैसे बस स्टैंड की समस्या अभी तक सुधरा नहीं है, जबकि 17-18 महीना निगम का हो गया, अभी तक इन लोगों को प्रपोजल भेज देना चाहिए था। पैसा इंतजार कर रहा है, पैसा भेजने के लिए समीर मास्टर तैयार है, अब सर जमीनें नहीं फाइनल कर पा रहे हैं, तो आपको फाइनल कर लेना चाहिए। और शहर का जो मेन वाटर लेवल है वो आने वाला माने गर्मी में जो नीचे जा रहा है उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कंटेम्प्टेड वाटर हो गया था, जिसका हमने कहा कि पूरे मधुबनी शहर में बीमारी ज़्यादा हो रहा था। तो जब तक किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल, राज कैनाल बन जाएगा, अब सोचिए ना, जो पूरे शहर की गंदगी उसमें जाती थी, अगल बगल रहने वाले लोग पेट की बीमारी से परेशान थे, बीमारी मधुबनी में हो रहा था। जब कैनाल बन जाएगा, ढक्कन युक्त बन जाएगा, तो वो नाला
मट्टी से कहीं उसका संपर्क नहीं रहेगा। और अंतिम छोर पे एसटीपी से शुद्ध पानी निकलेगा जो किसानों के लिए पटवन का काम करेगा। तो सबसे बड़ा क्रॉनिक डिजीज था अंग्रेज जमाना से लेकर आज तक, उस सबसे बड़ा क्रॉनिक डिजीज यही था जिसको हमने 70% दूर कर लिया है। 30% इलेक्शन से पहले और दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज हमने वार्तालाप करने की कोशिश की, कुछ आप लोगों को सामने रखने की कोशिश की कि क्या सोचते हैं मधुबनी के जो वर्तमान विधायक हैं, और भविष्य में चुनाव मोड में जब आएंगे तो किन मुद्दों के सहारे चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।